हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल वेरी वेल। तो स्टूडेंट्स, आज हम सर्वे सेकंड का कंप्लीट नोट्स लेक्चर प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सर्वेइंग सेकंड को पूरी कराने वाला हूं। सर्वेइंग सेकंड के जितने भी चैप्टर हैं, आपको इस वीडियो में सारे चैप्टर के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इस एक ही वीडियो लेक्चर में, चाहे ये वीडियो कितने भी लंबी क्यों ना हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब देखिए, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। पहले 3 पार्ट में लेक्चर प्रोवाइडेड है, लेकिन ये मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपका जो पेपर कल होने वाला है, तो पेपर के टाइम पे आप इसको रिवीजन कर सको, 2x की स्पीड में इस वीडियो को देख सको, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो इसलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। और वीडियो तो लंबी हो ही जाएगी, तो इसलिए स्किप कोई नहीं करेगा। बस चाहे वीडियो को 2x की स्पीड पे देख लेना, लेकिन स्किप नहीं करेगा कोई भी, क्योंकि अगर आपने स्किप की तो अगर एक भी पॉइंट मिस हो गया और वही पेपर में आ गया, तो वहाँ जो है कहानी गड़बड़ा जाएगी। ठीक है, तो स्किप नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका, समोच्च रेखा क्या है, समोच्च रेखा अंतराल को समझाइए। देखिए, जैसे ही जो क्वेश्चन आए, तो उस क्वेश्चन का आंसर जो है आप पहले अपने मन में सोच लीजिए करें। ठीक है, पहले अपने मन में सोच लीजिए, जिससे कि आपको क्या होगा, आपको जो है याद हो जाएगा वो क्वेश्चन। ठीक है, और नहीं याद आ रहा है तो फिर कोई बात नहीं, फिर वीडियो में देख लीजिए। तो ये काम कीजिए, आपको जो है जल्दी से क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि समोच्च रेखा। देखिए, समोच्च रेखा क्या होती है, एक ऐसी रेखा जिस पर स्थित सभी बिंदुओं की उच्चतम दूरी समान हो। ठीक है, समोच्च रेखा कहलाती है। जहाँ पर क्षेत्र असमतल होता है, वहाँ कंटूर सर्वे किया जाता है और एक कंटूर मैप तैयार किया जाता है। ठीक है, तो क्या है समोच्च रेखा भाई। समोच्च रेखा एक ऐसी रेखा है जिससे जो है सभी उच्चतम बिंदुओं की दूरी कैसी हो, समान हो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, समोच्च रेखा कहते हैं। और दो समोच्च रेखाओं के बीच के अंतर को ही, बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, समोच्च रेखा अंतराल। ठीक है, बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी को समोच्च रेखा अंतराल कहते हैं। देखिए, दो क्रमागत समोच्च रेखाओं के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी को समोच्च रेखा अंतराल कहते हैं। एक कंटूर मैप पर एक ही रेखांतर होता है, अन्यथा नक्शा भूमि का सही चित्रण नहीं करेगा। समोच्च रेखांतर दोनों रेखाओं के किसी भी बिंदु से समान होंगे। देखिए, ये कंटूरिंग लाइन है ये। ठीक है, ये कंटूरिंग लाइन है ये क्या है, ये कंटूरिंग लाइन है, समोच्च रेखा है ये। अब ये एक समोच्च रेखा, ये एक समोच्च रेखा, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम, समोच्च रेखा अंतराल। आया बात समझ में। ठीक है, अगला देखिए, समोच्च रेखांतर को प्रभावित करने वाले कारक। समोच्च रेखांतर जो है, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। पहला तो क्षेत्र का आकार। ठीक है, क्षेत्र का आकार जो है उसको प्रभावित कर सकता है। फिर उसके बाद में सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य है, नक्शे का पैमाना, उपलब्ध धन, समय, तो ये सब उसको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा, समोच्च रेखाओं की विशेषताओं के बारे में समझाइए। देखो, इनकी समोच्च रेखाओं की विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि ये जो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्या नहीं करती हैं, कभी भी ये एक दूसरे को नहीं काटती हैं। और जहाँ से ये शुरू होती हैं वहीं पे ख़त्म होती हैं। जैसे मान लो ये एक कंटूरिंग लाइन है। ठीक है, अब यहाँ से एक कंटूरिंग लाइन शुरू हुई, तो ये लाइन जो है इसी पे आके ख़त्म होगी। ठीक है, जहाँ से ये शुरू होती हैं वहीं पे आके ख़त्म होती हैं। कौन सी, समोच्च रेखा है। आगे देखिए आप, आगे है आपका, केवल बाहर की ओर निकले हुए टीले पर समोच्च रेखा एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, कहाँ पे काटती हैं, जो कोई टीला बाहर की ओर निकला हो वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में देखिए, यदि समोच्च रेखा परस्पर लंबवत हैं, तो ये क्षेत्र समान ढाल को प्रदर्शित करेंगे। नीचे से समान ढाल दर्शाई गई है। यदि किसी समोच्च रेखा का मान अंदर की ओर बढ़ रहा है, तो वह क्षेत्र पहाड़ी को प्रदर्शित करेगा। जैसे मैं बताऊं आपको, ये मान लो ये कंटूरिंग लाइन है, ये ये अब यदि किसी समोच्च रेखा का मान अंदर की ओर बढ़ रहा है, अंदर की ओर बढ़ने से क्या मतलब है, जैसे मान लो ये वाली जो है ये 99 है। ठीक है, ये 98 है, ये 90, ये उल्टा हो रहा है, रुको अभी रुको, 1 मिनट रुकना भाई। हाँ,
ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि यदि समोच्च रेखा का मान अंदर की ओर बढ़ रहा है, तो अंदर की ओर बढ़ने से क्या मतलब है? अगर यहाँ पे मान लो अगर यहाँ मान लो 3 है, ठीक है? तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 होगा। अब देखो ये अंदर की ओर जाने पे बढ़ रहा है ना मान, जब अंदर की ओर जाने पे मान बढ़ता है, तो क्या होगा वो घाटे वो सॉरी पहाड़ी को दर्शाएगा। और अंदर की ओर जाने पर अगर मान घट जाए, घटेगा कैसे? घटेगा ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर अंदर की ओर जाने पे मान क्या हो, मान आपका घट जाए, तो वो किसको प्रदर्शित करेगा? वो आपका घाटी को प्रदर्शित करेगा। जैसे जैसे मैं आपका लेना चाहूँगा अंदर की ओर जाने पे मान क्या होगा? अंदर की ओर जाने पे मान घटेगा। तो घटेगा तो इसका मतलब यहाँ 9, यहाँ 8 और यहाँ 7, यहाँ 6, ठीक है? अब देखो अंदर की ओर जाओगे तो मान कम होता ही चला जाएगा। तो ये कंटूरिंग लाइन किसको दर्शाती है? ये दर्शाती हैं आपकी घाटी वक्र को, ठीक है? घाटी को दर्शाती हैं। तो ये पहाड़ी को और ये घाटी को, दोनों का उल्टा, ठीक? आगे देखिए, प्रत्यक्ष समोच्च रेखा बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रत्यक्ष समोच्च रेखा कैसे बनाते हैं? जहाँ पर भी क्षेत्र है, जहाँ हमें सर्वेक्षण करके कंटूरिंग लाइन बनानी है मैप पे, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टाफ की सहायता से जो जगह-जगह की रीडिंग लेते हैं, ठीक है? स्टाफ रखे जगह-जगह पे और उसकी जो है रीडिंग लेते हैं अलग-अलग पॉइंट पे। तो समोच्च रेखण की इस विधि में समोच्च रेखा पर पड़ने वाले अनेक बिंदुओं को क्षेत्र में जगह-जगह स्टाफ रखकर ढूँढा जाता है। अब इन सभी बिंदुओं का सर्वेक्षण करके एक शीट पर मान अंकित कर लिया जाता है और उन सभी बिंदुओं को मिलाते हुए एक समोच्च रेखा खींच ली जाती है। समोच्च रेखा बनाने की इस विधि को प्रत्यक्ष समोच्च रेखा विधि कहते हैं, ठीक है? तो ये होता है प्रत्यक्ष समोच्च रेखा विधि। आगे क्या है आपका? देखिए, आगे आपका समोच्च नक्शा की सहायता से जलाशय की धारिता कैसे ज्ञात करेंगे? किसकी सहायता से? समोच्च नक्शा की सहायता से जलाशय की धारिता कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले इस विधि में हम जो है समोच्च रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं सबसे पहले, ठीक है? किसके द्वारा? प्लानीमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। प्लानीमीटर क्या होता है? ये एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा अनियमित आंकड़ों की क्षेत्रफल का पता लगाया जाता है, ठीक है? तो प्लानीमीटर के द्वारा हम क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जब क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल आएगा, तो हम उसके बाद में क्या करेंगे, 2 क्रमागत समोच्च रेखा के बीच का रेखांतराल ज्ञात करेंगे। जब रेखांतराल आ जाएगा तो फिर उसका आयतन समलंबकार सूत्र से ज्ञात कर लेते हैं। जब आयतन ज्ञात कर लें तो इन आयतनों को जोड़ देते हैं और जलाशय की धारिता हमको प्राप्त हो जाती है। और ये आपका फॉर्मूला है, या फॉर्मूला जो है याद रखेंगे, ठीक है? आगे देखिए आप, ट्रांजिटिव ट्रांजिट थियोडोलाइट यानी संक्रामित थियोडोलाइट से आप क्या समझते हैं? चित्र सहित उसके अंग बताइए। देखिए संक्रामित थियोडोलाइट क्या होती है? ऐसी थियोडोलाइट संक्रामित थियोडोलाइट क्या होती है? ऐसी थियोडोलाइट जो आपकी 360 डिग्री रोटेट हो जाए। जो उसकी टेलीस्कोप है, दूरबीन जो होती है थियोडोलाइट की, वो पूरा घूम जाए 360 डिग्री। तो ऐसी थियोडोलाइट को कहते हैं हम ट्रांजिट थियोडोलाइट यानी संक्रामित थियोडोलाइट, ठीक है? आगे देखिए इसका चित्र। अरे! इसका चित्र नहीं बनाया क्या? ओहो! इसका चित्र मैंने आपसे कल भी कहा था, लेकिन आई एम सॉरी गाइज़, मैं जो है इसका चित्र भूल गया हूँ। ठीक है? लेकिन टेंशन नहीं लेनी है आपको, आपको शाम को वीडियो और मिलेगी। उस वीडियो में वो क्वेश्चन होंगे जो कि इस नोट्स में नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट हैं थोड़े बहुत। तो वो क्वेश्चन शाम वाली वीडियो में, और उसी वीडियो में आपको जो है ये थियोडोलाइट का डायग्राम बना के जो है मैं दे दूँगा ईज़ी तरीके से। ठीक है? तो चलिए आगे देखते हैं हम। वैसे थियोडोलाइट तो पढ़ा तो दिया है ना मैंने तुमको। थियोडोलाइट पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, इसके ये पार्ट होते हैं, ये काम करता है, ये ऐसे काम करता है, ठीक है? तो ये थियोडोलाइट मैंने बता दिया था, तो इसको जो है आप लोग ध्यान कर लेना। ठीक है भाई? आगे देखिए। थियोडोलाइट द्वारा क्षैतिज कोण मापने की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। किसके द्वारा भाई? थियोडोलाइट के द्वारा क्षैतिज कोण मापने की किसी एक विधि का वर्णन करना है हमको। तो क्षैतिज कोण की विधि जो है 3 प्रकार की होती है। एक तो सामान्य विधि होती है, एक आवृत्ति और एक पुनरावलोकन विधि। तो हम सामान्य ऑर्डिनरी मेथड को देख लेते हैं जो सब जगह यूज़ होता है, ठीक है? देखिए सामान्य विधि में क्या करते हैं, जैसे मान लो ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है R। तो अगर हमें इनके बीच में ये एंगल निकालना है, तो सबसे पहले हमें जो है बिंदु Q पर थियोडोलाइट को सेट करना है। सेट करने के बाद में फिर हम जो है टेलीस्कोप से इस पॉइंट को सीध में करेंगे, इस पॉइंट को।
ठीक है, क्या करेंगे, इस पॉइंट को सीध में करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें प्रॉपर तरीके से थियोडोलाइट को सेट करना होगा। कैसे सेट करेंगे? थियोडोलाइट जो हमने यहाँ पे रखी, थियोडोलाइट कहाँ रखी? बिंदु क्यू पे रखी। बिंदु क्यू पे रखी, उसके बाद में उसकी लेवलिंग की, सेंटरिंग की। सेंटरिंग करने के बाद में उसका जो बबल होता है उसको मिड में लाए। ठीक है, कहाँ लाए हम उसको? मिड में लाए, उसके शून्यांक पर लाए, मुख्य स्केल के शून्यांक पर लाए। ठीक है, तो थियोडोलाइट में क्या होता है, 2 ही तो पैमाने होते हैं, एक आपका मुख्य स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है। ठीक है, तो इनके पाठ्यांक को कहाँ लाएँगे हम? शून्यांक पर लाएँगे सबसे पहले। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, स्क्रू को ढीला या टाइट करके तब करते हैं बिंदु P को फ़ोकस। ठीक है, किसको? बिंदु P को फ़ोकस करते हैं तब। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करते हैं, फिर ऊपरी स्क्रू को ढीला करके लक्ष्य R को दूरबीन की क्लॉकवाइज़ घुमाते हैं। ठीक है, जब ये पॉइंट फ़ोकस हो गया फिर इस पॉइंट को फ़ोकस करते हैं और जैसे ये पॉइंट फ़ोकस करोगे वैसे इनका एंगल जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ए तथा ए व बी पर पड़ने वाले कोणों को पढ़ें, यही कोण जो है पी क्यू आर होंगे। तो इनकी माप कहाँ पे हमें पैमाने में दिख जाएगी। जैसे ही आप जो है पी को देखने के बाद में आर बिंदु को देखोगे तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो हमें कहाँ दिख जाएगा? वो हमें दिख जाएगा आपके डिस्प्ले उस पे स्केल पे दिख जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, एक थियोडोलाइट एक थियोडोलाइट के मौलिक अक्ष व उनके संबंधों की व्याख्या कीजिए। मौलिक अक्ष क्या-क्या होते हैं? देखो, मौलिक अक्ष आपके थियोडोलाइट जो होती है उसके मौलिक अक्ष निम्नलिखित हैं और ये जो है ये अक्ष सारे काल्पनिक हैं, जैसे ऊर्ध्वाधर अक्ष, क्षैतिज अक्ष, दूरबीन का अक्ष, दृष्टि रेखा, ऊपरी पार्श्व, प्लेट पार्श्व अक्ष। तो ये सब क्या है? ये मौलिक अक्ष हैं किसके? थियोडोलाइट के। क्षैतिज अक्ष ऊर्ध्वाधर अक्ष पर लंब होना चाहिए। अच्छा, ये चित्र है। ठीक है, ये चित्र आपको खुद ही याद रखना है, याद रख लेना और इसके बारे में आपको बना के लिखना है। कैसे लिखना है? देखिए देखिए, इसमें ये क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज अक्ष है। ठीक है, उसके बाद में ये संधान रेखा है। ठीक है, और ये क्या है? ये उन्नत पार्श्व अक्ष है। तो इसमें कैसे लिखना है आपको कि जो क्षैतिज अक्ष होता है वो उन्नत पार्श्व अक्ष और संधान रेखा पे क्या होता है? लंब होता है। ठीक है, संधान रेखा और उन्नत पार्श्व आपस में क्या है? आपस में ये समांतर हैं। तो ये जो है इन्हीं को देख के तुम्हें डायग्राम को और लिखना है। ठीक है, तो इसीलिए डायग्राम को याद कर लो और बाकी पेपर में ऐसे इनको देख के लिख दो। आगे देखिए आप, संक्रामित थियोडोलाइट के मुख्य भागों के नाम बताइए। देखिए, मैंने बता दिया थियोडोलाइट के भाग क्या-क्या होते हैं। फुट स्क्रू होता है, अपर प्लेट, लोअर प्लेट, टेंजेंशियल स्क्रू। ठीक है, अपर टेंजेंशियल स्क्रू, लोअर टेंजेंशियल स्क्रू, लोअर स्क्रू, अपर स्क्रू और ये साइकिल वर्टिकल साइकिल होती है। ठीक है, लोअर प्लेट, अपर प्लेट, लेवलिंग हेड। तो ये सब क्या होते हैं? ये इसके जो मुख्य भाग होते हैं, पार्टिकल होते हैं। ठीक है, हाँ, बबल रह गया आपका, स्केल रह गया, मेन स्केल, वर्नियर स्केल, ये सब इसी के तो पार्ट हैं। आगे देखिए, पारगमन थियोडोलाइट के अस्थायी समंजन की सूची बनाइए तथा समझाइए। पारगमन थियोडोलाइट वही है, संक्रामी थियोडोलाइट है। ठीक है, पारगमन, संक्रामी या फिर ट्रांजिट थियोडोलाइट, तीनों का मतलब एक ही होता है। तीनों के बारे में आपको एक ही आंसर लिख के आना है। ठीक है, आगे देखिए, इसकी जो है अस्थायी समंजन को निम्न चरण में करते हैं। पहला इसका सेंटरिंग, फिर लेवलिंग और लंबन का निराश। सेंटरिंग केंद्रण कैसे करते हैं इसका? इसके बीच में जो है खूंटी गाड़ कर, नीचे ज़मीन पे खूंटी गाड़ते हैं बीच में, और बीच में ट्राइपॉड के बीच में हम खूंटी गाड़ते हैं और खूंटी गाड़ने के बाद में जो उसका सेंटरिंग होता है किसका? थियोडोलाइट का, फिर उसको लेवल में करते हैं खूंटी की सीध में। ठीक है, तो ये होता है आपका सेंटरिंग। सेंटरिंग के बाद में आ जाता है लेवलिंग। लेवलिंग हम जो है इसके फुट स्क्रूओं की सहायता से करते हैं। किसकी सहायता से? फुट स्क्रू जो होते हैं ना उसको लेवल करने के काम में ही आते हैं। तो पहला तो ट्राइपॉड से करते हैं जहाँ तक संभव हो सके, लेकिन फिर भी कोई एरर रह जाती है तो हम किसके द्वारा करते हैं? फुट स्क्रू के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, फुट स्क्रू के द्वारा, और उसी को क्या कहेंगे? हम लेवलिंग कहेंगे। आगे क्या है आपका? लंबन का निराश। ये क्या होता है? देखिए, कभी-कभी क्या होता है कि हमें जो लक्ष्य है, जो फ़ोकस करना होता है, जो पॉइंट, वो हमें क्लियर दिखाई नहीं देता, या फिर हमें जो है अपनी आँख को ऊपर-नीचे करना पड़ता है तब दिखाई देता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? लंबन का निराश कहते हैं। देखिए, दूरबीन से देखने पर लक्ष्य का प्रतिबिंब ठीक से नहीं दिखाई देता।
अतः उसे देखने के लिए आँख को ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो इसे लंबन का दोष कहते हैं। ये निम्न प्रकार से दूर किया जा सकता है, नेत्रों का समायोजन करके या फिर लक्ष्य कांच का फोकस करके। ठीक है। एक थियोडोलाइट द्वारा ऊर्ध्वाधर कोण मापने की विधि। देखिए, थियोडोलाइट के द्वारा पीछे हमने क्या क्षैतिज कोण मापा था। अब क्या मापेंगे? अब मापेंगे भाई हम ऊर्ध्वाधर कोण। देखिए, ऊर्ध्वाधर कोण में क्या होगा? ऊर्ध्वाधर कोण में आपकी 2 रीडिंग निकलेंगी। 2 रीडिंग कैसे निकलेंगी कि मान लो ये जेड पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है। यहाँ पे हमने थियोडोलाइट को सेट किया। सेट करने के बाद में हमने यहाँ जेड पॉइंट को देखा, तो मान लो इनके बीच में एंगल आया अल्फ़ा। ठीक है। फिर हमने इसको देखा ए पॉइंट को, तो एंगल आया अल्फ़ा। ठीक, एंगल आ गया बीटा, मान लो एंगल बीटा आ गया। ठीक है। तो अब जो एंगल होगा इनके बीच में, वो इनका जो है इनका माध्य होगा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है सारा। देखिए, सर्वप्रथम उपकरण को बाई पर यहाँ पे सेट करते हैं, वर्नियर को 0 पे सेट करें, बबल को ऊपर लाएं, मुख्य स्केल को 0 पे सेट करें, वो सब आप जानते हैं। ठीक है। ऊपरी पार्श्व के बुलबुले को मध्य में लाएं, ये भी जानते हैं। दूरबीन को ऊर्ध्वाधर तल में घुमाते हुए लक्ष्य पर साधें। किस तल में? ऊर्ध्वाधर तल में घुमाते हुए लक्ष्य पर साधें, यानी लक्ष्य को देखें दूरबीन से। वर्नियर में पाठ्यांक को पढ़ें और उसका औसत लें। यह पहली पारी कोण अल्फ़ा 1 होगा। ठीक है। अल्फ़ा 1 निकला है अभी, तो फिर पी पे हम देखेंगे तो अल्फ़ा 2 निकलेगा। ठीक है। अब इन दोनों का औसत ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 बाई 2। तो ये औसत आ गया इनका। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना आप लोग। आगे देखिए, आगे कौन सा क्वेश्चन है। आगे है आपका, थियोडोलाइट सर्वेक्षण में त्रुटि के कौन कौन से स्रोत हैं। देखिए, त्रुटि कैसे हो सकती है? थियोडोलाइट सर्वेक्षण जब करेंगे तो त्रुटि कैसे होगी? 3 प्रकार की त्रुटि तो होगी। पहली आपकी होगी, या तो व्यक्ति से ही त्रुटि हो जाए। जैसे व्यक्ति है, कोई बालक है, वो नौसिखिया है, नया नया है अभी, तो नया नया है तो जाहिर सी बात है उसको रीडिंग लेने में दिक्कत होगी, उसको फोकसिंग करने में, लेवलिंग करने में, सेंटरिंग करने में दिक्कत होगी। बिल्कुल होगी, क्योंकि उसके पास अनुभव ही नहीं है। तो एक तो ये त्रुटि हो गई। दूसरी त्रुटि क्या होती है? दूसरी त्रुटि है आपकी कि उपकरणीय त्रुटि। थियोडोलाइट जो है वही खराब हो, वही टेढ़ा मेढ़ा हो, उसके स्क्रू ढीले हों, या फिर और कोई खराब हो सकती है, तो वो उपकरण की त्रुटि है, इसलिए इसको उपकरणीय त्रुटि कहा जाता है। ठीक है। आगे क्या है आपकी? आगे है आपकी व्यक्तिगत हो गया। प्राकृतिक त्रुटि। देखिए, प्राकृतिक एरर क्या होती है? जो समस्या प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हो, जैसे हवा चलना, मानव के हाथ में नहीं है, प्रकृति के हाथ में है। तो हवा चलने के कारण क्या होता है, कभी कभी उस क्षेत्र का सर्वेक्षण सही से नहीं हो पाता, तो एक ये कमी हो गई। ठीक है। प्राकृतिक कमी, उपकरणीय जो त्रुटि, और आपकी कौन सी? व्यक्तिगत त्रुटि और प्राकृतिक त्रुटि। 3 प्रकार की हैं, ये तीनों समझ लिए आपने। आगे देखिए आप। ठीक है। तो इनको पढ़ने की ज़रूरत है तो पढ़ लो, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है। मैं कह रहा हूँ वैसे पढ़ ही लेना एक बार। तो ये बायां फलक और दायां फलक प्रेक्षण में अंतर बताइए। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जो आपका थियोडोलाइट होता है उसमें एक वर्टिकल साइकिल होता है। वर्टिकल साइकिल क्या होता है वो मैंने दिखाया भी था थियोडोलाइट में। तो वो वर्टिकल साइकिल जो है, जब प्रेक्षक के बाईं ओर हो तो हम कहेंगे बायां फलक प्रेक्षण, और जब वही वर्टिकल साइकिल प्रेक्षण के दाईं ओर हो तो हम कहेंगे दायां फलक प्रेक्षण। ठीक है। तो ये अंतर होता है दोनों में। आई बात समझ में? अब कहोगे आप सर घुमा के कैसे कर लिया? क्योंकि भाई संक्रामी जो थियोडोलाइट होती है वो 360 डिग्री घूम जाती है, तो इसलिए उसको घुमा के कर लिया। आगे देखिए, टेक्योमेट्री सर्वेक्षण को समझाइए। देखिए, टेक्योमेट्री सर्वेक्षण क्या होता है? इसके द्वारा हम जो है क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दूरी को आसानी से माप सकते हैं, शीघ्रता से माप सकते हैं। ठीक है। इसमें जरीब या फीते का उपयोग नहीं होता है। तो यही तो है आपका टेक्योमेट्री सर्वेक्षण। यह एक सामान्य संक्रमण थियोडोलाइट होता है जिसमें एक स्टाफ लगा हुआ होता है। इस उपकरण द्वारा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दूरी मापने की प्रक्रिया को टेक्योमीटर कहते हैं। टेक्योमेट्री कहते हैं, और इस सर्वेक्षण को टेक्योमेट्री सर्वेक्षण कहते हैं। इसका उपयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर तलेक्षण या जरीब द्वारा मापन नहीं कर सकते। जैसे टेक्योमेट्री सर्वेक्षण कहाँ पे होगा? जहाँ पे हम जो फीते द्वारा मापन नहीं कर सकते। जैसे
जैसे आपका पानी में आप फीते से माप सकते हो, नहीं माप सकते, तो उस कंडीशन में किसका यूज़ होता है? टेक्योमीट्री सर्वेक्षण का। ठीक है भाई, आई बात समझ में। और ये क्या करता है? ये ऊर्ध्वाधर क्षैतिज दूरी दोनों को मापता है। आइए आगे देखिए, इसमें प्रयोग होने वाले उपकरण निम्न है। एक तो टेक्योमीटर होता है और एक स्टेडिया छड़ होती है। टेक्योमीटर क्या होता है? ये एक उपकरण ही होता है, थियोडोलाइट ही होता है, ठीक है। साधारण और संक्रमण थियोडोलाइट ही होता है। यह एक साधारण संक्रमण थियोडोलाइट है। इसमें एक डायफ्राम होता है जिसमें 3 क्रॉस होते हैं। डायफ्राम कैसे? गोल, ठीक है। डायफ्राम होता है जिसमें 3 क्या होते हैं? 3 क्रॉस होते हैं, एक पहला, दूसरा और तीसरा। 3 क्रॉस होते हैं। क्षैतिज क्रॉस तंतु के मध्य में तथा 2 क्रॉस तंतु के ऊपर या नीचे, ठीक है। क्षैतिज क्रॉस ये हो गया और 2 क्रॉस, एक ये क्रॉस और एक ये क्रॉस, ठीक है, उसके ऊपर या नीचे लगे होते हैं। इन्हें ही हम स्टेडिया तंतु कहते हैं, जो कि चित्र में निम्नवत है। तो ये चित्र भी बनाया गया है। स्टेडिया डायफ्राम में प्रथम प्रकार के थियोडोलाइट स्टेडिया थियोडोलाइट और द्वितीय प्रकार के थियोडोलाइट टेक्योमीटर कहलाते हैं। दूरबीन का फोकस कम होने के कारण इसका प्रयोग भी टेक्योमीटर की तरह ही होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, स्टेडिया छड़ क्या होती है? देखिए स्टेडिया छड़ क्या होती है, जैसे हम नॉर्मली 100 मीटर तक की दूरी को तो हम स्टाफ से ही जो है पॉइंट आउट कर लेते हैं, लेकिन 100 मीटर से अधिक की दूरी को हम स्टेडिया छड़ के द्वारा नापते हैं। तो ये जो है 3 से 4 मीटर लंबी होती है स्टेडिया छड़, और इसी के द्वारा हम 100 मीटर से अधिक की दूरी का पता करके वहाँ का सर्वेक्षण करते हैं, ठीक है। टेक्योमेट्री के लाभ क्या होते हैं भाई? पहला तो ये समय कम लेता है सर्वेक्षण करने में, खर्च भी कम आता है, पाठ्यांक पढ़ने में आसानी होती है इसमें, कम उपकरणों के प्रयोग के टैगिंग में आसान बनाना, जलाशय में सर्वेक्षण के लिए विशेष उपयोगी होता है टेक्योमेट्री। तो ये इसके क्या हैं? यूजेस हैं, ठीक है। आगे देखिए, वक्र की स्थापना से क्या तात्पर्य है? वक्र के स्थापित करने की विधियां, 2 विधियां, एक तो रेखीय विधि और एक कोणीय विधि, ठीक है। तो वक्र को भूमि पर लगाने की प्रक्रिया निशानदेही कहलाती है। वक्र को स्थापित करने में 2 विधियां हैं, नंबर 1 रेखीय विधि और नंबर 2 कोणीय विधि। रेखीय विधि में वक्र लगाने के लिए जरीब या फीते का उपयोग करते हैं, लेकिन इसमें जो टेक्योमेट्री का उपयोग करते हैं, ठीक है। रेखीय विधि में किसका यूज करते थे? रेखीय विधि में जो है हम लोग किसका नॉर्मली फीते का यूज करते थे, लेकिन उसमें कोणीय विधि में किसका यूज करते हैं? अभी फीता तो फीते से तो मेजर हो नहीं सकता, तो इसलिए हम जो है उसमें किसका यूज करते हैं? कोणीय सर्वेक्षण, कोणीय विधि में हम जो है टेक्योमेट्री का यूज करते हैं, ठीक है। टेक्योमेट्री का यूज करते हैं जो कि थियोडोलाइट होता है एक। आगे देखिए, ऊर्ध्वाधर वक्र को परिभाषित करें तथा उसकी आवश्यकता आवश्यकता तथा चोटी वक्र व घाटी वक्र में अंतर बताइए। देखिए ऊर्ध्वाधर वक्र क्या होता है? जब किसी चालक या रेलगाड़ी की पटरी के अनुदैर्ध्य ढाल में परिवर्तन हो जाए तो परिवर्तन बिंदु एक कोण बनाता है, जिसे पाटने के लिए खींचा गया वक्र ऊर्ध्वाधर वक्र कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया ऊर्ध्वाधर वक्र क्या होता है? ऊर्ध्वाधर वक्र किसी बिंदु के परिवर्तन के कारण बनता है और उसको पाटने के लिए ही हम जो है वक्र बनाते हैं। अगर ये वक्र सक्सेसफुली रहा तो नहीं टूटेगा, अगर नहीं रहा तो फिर टूट जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए आप क्वेश्चन, ऊर्ध्वाधर वक्र की आवश्यकता क्यों है? बहुत आवश्यकता है भाई ऊर्ध्वाधर वक्र की, चढ़ती और उतरती ढाल के लिए, ठीक है, ये भी काम देता है। उतरती ढाल को चढ़ती ढाल से मिलाने के लिए, चढ़ती या उतरती ढाल में परिवर्तन होता है। चढ़ती और उतरती ढाल समतल संरेखण से मिलती हैं, तो ये क्या है इसके? ये आपकी आवश्यकताएं नीडेड है इसकी, ठीक है। आगे देखिए, शिखर वक्र या चोटी वक्र क्या होता है? इस वक्र की उत्तलता ऊपर को होती है, इसे पहाड़ी की शीर्ष पर लगाया जाता है। हाँ जी, देखिए पहाड़ी है तो उत्तलता कहाँ होगी? ऊपर की ओर, ठीक है। तो इसका जो है ये डायग्राम नीचे दे रखा है, देखो सब में जो है ऊपर की ओर होगी, पॉइंट जो होगा सब में ऊपर की ओर होगा, ठीक है भाई।
चलिए आगे देखिए घाटी वक्र। ये घाटी वक्र में क्या होता है, घाटी वक्र में जो पॉइंट होगा हमें ऊर्ध्वाधर जो पॉइंट होगा वो कहाँ, नीचे कट करना है। ठीक है, कहाँ पे जो है नीचे जो है उसके पॉइंट मिलेंगे आगे। कहाँ पे मिलेंगे भाई, कि नीचे आपको जो है उसके पॉइंट आकर मिलेंगे। ठीक है, आगे देखिए भाई, एक सरल रेखाकार वक्र का स्पष्ट चित्र बनाइए भाई। एक सरल रेखाकार वक्र का क्या बनाइए भाई, स्पष्ट चित्र बनाइए। ठीक है, तो ये देखिए ये इसका सरल रेखाकार वक्र है। सरल रेखाकार वक्र किसका टाइप होता है, सर्कुलर वक्र का, सर्कुलर कर्व का, वृत्तीय वक्र का। ठीक है, तो ये जो है उसका जो पार्ट है आपका। अच्छा, ये ए और आपका ए और बी, ये जो है ये रेखा क्या है, ये स्पर्श रेखा है। ये रेखा क्या है, ये स्पर्श रेखा है। तो कौन कौन सी हैं, एक तो ए है, T1 है और सी है। ठीक है, एक आपकी बी है और T2 है और T2 और सी, ये दो क्या है, ये आपकी स्पर्श रेखा है। ठीक है, और ये जो बिंदु है ये इसको बोलते हैं शीर्ष बिंदु। क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं शीर्ष बिंदु। और ये जो आपको कर्व दिख रहा है ये T1 C T2, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ कर्व। कर्व की जो है लेंथ कितनी है। ठीक है भाई, आगे देखिए, फर्स्ट टेंजेंट आपका ये दे भी रखा है यहाँ पे, कौन सी चीज़ क्या है, फर्स्ट टेंजेंट ए बी, सेकेंड टेंजेंट बी बी, अपेक्स बी डी हो गई आपकी, और ये सारे कुछ बताई दिए, लॉन्ग कर्ड और वो वाला। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करना है वैसे, एल बराबर पाई एल अल्फ़ा आर, एल बराबर पाई अल्फ़ा आर बट्टे 180। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद कर लो, जब भी आपको जो है ज़रूरत पड़े उसमें जो पेपर में, तो आप लिख दीजिएगा। आइए भाई, ट्रांजिशन कर्व या संक्रमण घुमाव कर्व या फिर पारगमन वक्र को समझाइए तथा इसकी आवश्यकताओं के बारे में बताइए। देखिए, वह वक्र जिसकी त्रिज्या तो आपकी जो है त्रिज्या शून्य से शुरू होके कहीं तक भी जाती रहती है, मतलब कोई लिमिट नहीं है उसकी, उसका। ठीक है, कि इतनी जो है इतनी होगी त्रिज्या, कहीं पर भी जा सकती है, कितनी बड़ी हो सकती है। ठीक है भाई, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे आपका संक्रमण वक्र, यानी ट्रांजिट क्या होगा, ट्रांजिट कर्व। ठीक है, ट्रांजिशन कर्व कहते हैं इसको इंग्लिश में, संक्रमण वक्र कहा जाता है। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया ना संक्रमण वक्र क्या होता है। जैसे मैं आपको समझाऊं, देखो ये मान लो ये रोड जा रहा है, ये रोड जा रहा है, ये रोड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये इतना पार्ट है सर्कुलर वक्र, और इस सर्कुलर वक्र के ये जो पार्ट है जो कि गाड़ियों को चढ़ने के लिए सुगमता देगा, गाड़ियों को आसानी से चढ़ाएगा, एक इधर होगा। ठीक है, तो इन्हीं दोनों को क्या कहेंगे, संक्रमण वक्र कहेंगे। ठीक है, तो संक्रमण वक्र जो सर्कुलर वक्र के दोनों किनारों पर होता है। आई बात समझ में। चलिए, आवश्यकताएं क्या हैं भाई संक्रमण वक्र की। पहला, संक्रमण वक्र के मिलन बिंदु पर इसकी त्रिज्याएं बराबर होनी चाहिए। संक्रमण वक्र का बाह्योत्थान शून्य होना चाहिए। संक्रमण वस्तु की दूरी पर्याप्त होनी चाहिए। यह सीधे पथ के लिए होना चाहिए संक्रमण वक्र। ठीक है, तो ये हैं इसके जो है कुछ आवश्यक शर्तें। आगे देखिए आप, संक्रमण वक्र के प्रकार। संक्रमण वक्र के प्रकार कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। घन परिवलय है, घन परिवलय आपका घन सर्पिल वक्र और द्विपाशी वक्र। ये दोनों वक्र तो महामार्गों के लिए यूज किए जाते हैं। द्विपाशी वक्र कहाँ, सड़क के लिए। ठीक है, द्विपाशी वक्र तो सड़क के लिए यूज किया जाता है। आगे देखिए आप, विद्युत चुम्बकीय दूरी मापक या EDM, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मीटर क्या है। यह कितने प्रकार का होता है, तो देखिए EDM जो होता है, ठीक है, EDM के द्वारा क्या करते हैं हम, किसी भी जगह की जो है दूरी को आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे जिस उपकरण से हम दूरी को ज्ञात कर रहे हैं, तो उसमें से क्या होता है, रेडियो तरंगें निकलती हैं। तो रेडियो तरंगें लक्ष्य से टकराने के बाद वापस आ जाती हैं परावर्तित होके, तो आने में लगे समय को काउंट कर लेते हैं, और उसके बाद में आपका जो है उसके बाद में जो दूरी निकाल लेते हैं उनकी। ठीक है, टकरा के वापस आ जाती हैं, और निकलने वाली परावर्तित किरण आने में लगा समय। ठीक है,
उस समय को ज्ञात कर लिया जाता है तथा वह उपकरण स्वतः ही उपकरण से लक्ष्य की दूरी को बता देता है। तो ये हो गया आपका कौन सा? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17वां। टाइप्स ऑफ ईडीएम। टाइप्स ऑफ ईडीएम कितने प्रकार के? एक तो जरीब या फीते द्वारा मापन होता है, टेकियोमीटर द्वारा और इलेक्ट्रोचुम्बकीय दूरी मापन द्वारा। तीन ही टाइप हैं, ठीक है, ईडीएम के। इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट को संक्षेप में लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट क्या होती है भाई? यह एक परिशुद्ध उपकरण है जिसमें क्षेत्र में सर्वेक्षण से संबंधित सभी कार्य आसानी से और शीघ्रता से कर लिए जाते हैं। इसके परिणाम आसानी से एलसीडी पर दिख जाते हैं। इससे न्यून कोण को बड़ी आसानी से मापा जा सकता है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट। अब भाई इलेक्ट्रॉनिक है तो वो तो अच्छे से अच्छा काम करेगी ना, वो न्यून कोण को भी अच्छे तरीके का आपको मेजर करके दे देगी। आई बात समझ में? ठीक है, आगे देखिए। आगे क्या है? इन्हें थियोडोलाइट को निम्न प्रकार से नामित किया जा सकता है। वाइल्ड टी 1000 और वाइल्ड टी 2000। ठीक है, वाइल्ड टी 1000 की क्या स्पेशलिटी है कि यह आसानी से स्विच ऑन करके परिमाण पढ़ सकते हैं इसमें। यह एक इलेक्ट्रॉनिक गति से कार्य करता है। वाइल्ड टी 1000 इसकी सहायता से अच्छी तरह स्पष्ट इमेज दिखती है। इसकी फोकसिंग अच्छी होती है वाइल्ड टी 1000 की। वाइल्ड टी 2000 क्या है? थियोडोलाइट। ठीक है, वाइल्ड टी 2000 थियोडोलाइट क्या है? इसमें प्रेक्षण की कोई हानि नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, इससे लोग कोणों का मापन परिशुद्धता से कर सकते हैं। एक ही स्थान से कोण को मापा जा सकता है। नया पाठ्यांक लेने पर पुनः पाठ्यांक अपने आप ही डिलीट हो जाता है। किसमें? इलेक्ट्रोथियोडोलाइट में। ठीक है भाई, आगे देखिए। आगे है आपका सुदूर संवेदन क्या होता है? सुदूर संवेदन क्या होता है? देखिए, किसी भी व्यक्ति या वस्तु या फिर बिंदु को स्पर्श किए बिना उसके बारे में हर एक जानकारी को प्राप्त करना सुदूर संवेदन कहलाता है। ठीक है भाई, आई बात समझ में? चलिए आगे देखिए, वही इसमें लिखा है और आप लोग पढ़ भी लेना, मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है। डिजिटल पैरामीटर क्या है? देखिए, नियमित आंकड़ों के वाले क्षेत्रों को तो दुनिया ज्ञात कर लेती है, लेकिन अनियमित आंकड़े वाले क्षेत्रों को ज्ञात करने के लिए एक ही उपकरण है जिसका नाम है प्लानीमीटर। डिजिटल पैरामीटर के द्वारा हम अनियमित आंकड़े वाले क्षेत्रों को ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि आंकड़े वाले क्षेत्रों को ज्ञात करना तो बहुत सरल है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे किसका? डिजिटल प्लानीमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है भाई, अरे कहाँ चले गए हम? हाँ, यहीं पे थे, यहीं थे। हाँ, ये हो गया आपका डिजिटल प्लानीमीटर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल स्टेशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टोटल स्टेशन क्या होता है भाई? देखिए, टोटल का मतलब समझ, टोटल माने संपूर्ण, पूर्ण। ठीक है, तो टोटल का मतलब होता है संपूर्ण या पूर्ण। तो एक ऐसा उपकरण जिसके द्वारा हम सर्वेक्षण की सभी इकाइयों को पूरा कर सकें। चाहो तो आपको छोटे से छोटा कोण मापना हो, बड़ी से बड़ी दूरी मापनी हो, सारा काम टोटल स्टेशन के द्वारा हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये होता है टोटल स्टेशन। देखिए, स्टेशनों से लक्ष्य की सापेक्ष दूरियां, कोणीय स्थिति ज्ञात करने के लिए टोटल स्टेशन यंत्रों का यूज किया जाता है। इस यंत्र के द्वारा लक्ष्य की उपकरण से क्षैतिज दूरी, उच्चता, निर्देशांक सब चीज़ ज्ञात कर लेते हैं इसी से। और यंत्र के माइक्रो प्रोसेस द्वारा उनकी गणना स्वतः ही हो जाती है। ठीक है, और डिस्प्ले पे हमें जो है दिख जाता है। टोटल यंत्र के माइक्रो प्रोसेस से निम्नलिखित गणनाएं की जा सकती हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ढाल संशोधन, कोणीय मापन, बिंदुओं के निर्देशांक, बिंदुओं की उच्चताएं। ठीक है, ये काम कर सकता है टोटल स्टेशन। दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे देगा, ढाल संशोधन कर देगा, कोणीय मापन, बिंदुओं के निर्देशांक दे देगा, बिंदुओं की उच्चता दे देगा। ठीक है, तो ये उसका प्रोसीजर जो होता है उसका काम होता है। टोटल स्टेशन यंत्र के लाभ और हानियाँ। देखिए, लाभ क्या है? सबसे पहले तो काम जल्दी खत्म होगा। काम जल्दी खत्म होगा तो समय भी कम लगेगा। ठीक है, समय भी लगेगा तो और जो माप होंगी वो उनको परिशुद्धता से हम माप सकते हैं। शीघ्रता से कार्य पूर्ण होगा। क्षेत्र कार्य जल्दी समाप्त होगा। क्षेत्र का नक्शा विमा सहित प्राप्त हो जाएगा। अदर डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहली बात तो ये महंगा होता है बहुत। ठीक है, महंगा होता है काफ़ी। फिर उसके बाद में भी क्षेत्र में अपने कार्यों का पुनः निरीक्षण नहीं कर सकते। कार्य की पूर्ण जांच के लिए सॉफ्टवेयर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे हम क्षेत्र में जो अपना फिनिश वर्क नहीं कर सकते,
तो उसके लिए हमें ऑफिस जाना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर की सहायता लेनी पड़ेगी, तब आपका जो कार्य पूरा होगा। ठीक है भाई, आगे देखिए। टोटल स्टेशन के उत्तम प्रयोग के लिए आवश्यक शर्तें। टोटल स्टेशन का उत्तम प्रयोग के लिए क्या है आवश्यक शर्तें? कि भाई देखो, जो आपका ट्राइपॉड से खोलकर टोटल स्टेशन को हाथ में मत ले जाओ, उसको बॉक्स में रख लो ताकि उसमें कोई त्रुटि ना आए हाथ में ले जाती टाइम। ठीक है, तो पहले ये सावधानी रखनी चाहिए। दूसरी क्या है? दूसरी आपकी है खराब मौसम में प्रेक्षण कार्य बंद कर देना चाहिए। तीसरी क्या है? बार बार दूरी मापन को बार बार दोनों छोरों से करें। अच्छा, दूरी मापन जो है वो बार बार जो है दोनों छोरों से किया जाता है। और उसके बाद में आपका पाठ्यांक लेते समय लंबन के नियम का पालन रखें या ध्यान करें उसका, तो ये आवश्यक है उसके उपयोग करते समय। और बैटरी को सदा उत्तम स्थिति में रखें। ठीक है भाई, आगे देखिए। जीपीएस सिस्टम क्या होता है भाई? जीपीएस तो आप सभी ने देखा है और सुना भी होगा इसके बारे में। जीपीएस बताइए क्या होता है? जीपीएस सिस्टम, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हम संसार के किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु या किसी भी बिंदु की स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं, चाहे वह कहीं पर भी हो पूरे संसार में, जीपीएस के द्वारा। ठीक है, तो जीपीएस काम कैसे करता है? जैसे हमारे जो है यहाँ से पृथ्वी से 20,200 किलोमीटर की दूरी पे आपके 24 उपग्रह लगे हुए हैं। कितने? 24 उपग्रह लगे हुए हैं, जो कि तुम्हारे 1400 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से घूम रहे हैं। अब जो आपके उपग्रह लगे हैं वो तरंगे भेजते हैं पूरी पृथ्वी पे। जब तरंगे भेजते हैं पृथ्वी पे, तो पृथ्वी पे जगह जगह रिसीवर लगे होते हैं, जो उन तरंगों को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, जो उनको लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, उन तरंगों को रिसीवर के द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है और जिसकी भी स्थिति या इमेज चाहिए हमको वो हम ले लेते हैं। तो ऐसा प्रोसेस होता है जीपीएस का, और वही यहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक है, खोज अमेरिका ने की थी 1960 में, पहली बार लाई यह पद्धति अमेरिका लाया था। आगे कुछ नहीं, आगे वही दे रखा है जो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, आगे देखिए। जीपीएस सर्वेक्षण का लाभ। लाभ क्या है? पहले तो जीपीएस सर्वेक्षण कभी भी कर सकते हैं, सुबह शाम, दिन रात, सर्दी मौसम, धूप वगैरह, कोई सा भी महीना हो, मौसम हो, वहाँ से कर सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या है कि इसकी परिशुद्धता उच्च होती है, पूर्ण उच्च होती है जीपीएस की, यानी एक्यूरेट वैल्यू देगा ये तुम्हें। फिर यह प्रणाली हर मौसम में काम करती है। यह सर्वेक्षण त्रिविमीय 3 डायमेंशनल है। आगे क्या है? कार्य करने के लिए कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है इसमें। ठीक है, स्थिति निर्धारण करना। तो स्थिति निर्धारण कैसे करते हैं? देखिए, हम दो उपग्रह मान लो, पहला ये, दोनों उपग्रहों को सेंटर मान के, केंद्र मान के एक वृत्त खींच दो। ये वृत्त खींच दिया। अब ये वृत्त खींच दिया, अब हमने मान लो यहाँ पे सेंटर मान के एक और ये वृत्त खींच दिया, एक और वृत्त खींच दिया। अब हम चौथा वृत्त खींचेंगे, मान लो यहाँ पे ये मैंने चौथा वृत्त खींच दिया ये। अब ये चौथा वृत्त जो है इन तीनों को जहाँ पे काटेगा, देखो ये एक और ये एक, ठीक है, और ये एक, तो इन तीनों को यहीं पे तो काट रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रिसीवर होगा वो वहीं उन्हीं के बीच में होगा। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, तू कहाँ आ जाता है यार? देखिए, जैसे ये 2-3 स्टेशन है, 1 2 3 उपग्रह है। ठीक है, अब इनसे तरंगे आएंगे जीपीएस रिसीवर के पास में, ये जीपीएस रिसीवर लगा हुआ है मान लो। ठीक है, और ये वाला ये डायग्राम जो मैंने अभी बताया था आपको, कि जहाँ पे तीनों वृत्त कटेंगे, ये देखो ये यहाँ पे कट रहे हैं ए, और ये बी यहाँ कट रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, तो इन्हीं के बीच में क्या लगा हुआ, इन्हीं के बीच में आपका रिसीवर लगा होगा। ठीक है भाई, तो ये आपके जो सर्वे पूरी हो चुकी है। अब देखिए, इसके जो है शाम को आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मिलेंगे जो कि छूट गए हैं पीछे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यही वीडियो कम से कम 3 बार देख लो, 3 बार देख लो 2x की स्पीड में, 20-25 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इससे आपका ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा पूरा। आई बात समझ में? तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।